अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है कस्टमर ओरिएंटेशन पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही लॉ पूरे स्टेट या कंट्री के लिए, और वो सिविल मैटर्स के लिए। कम है? हाँ, बैठिए। सो दिव्येश जी, अपने आप को जरा बोर्ड मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाइए। मेरा नाम दिव्येश उपाध्याय है। मैंने हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से स्कूलिंग करी है। उसके बाद मैंने बीटेक करी मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से, और अभी मैं एज अ मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबीज डायरी राइटिंग है। अच्छा, ठीक है। अभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और बाकी बैंक्स में क्या अंतर है? मैम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हम लोगों को जोड़ते हैं, जाके लोगों से मिलके, ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव से मिलके, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सेविंग्स अकाउंट पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कितने % इंटरेस्ट है? मैम 2%। 2% है। श्योर हैं आप? यस मैम। ओके। जैसा कि मतलब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हैं, मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो आप इसकी कुछ कमियों के बारे में बताइए और इसकी कुछ विशेषताएं बताइए, दोनों। मैम कमियां देखेंगे तो पहला है स्टाफ क्रंच, दूसरा है जो ब्रांचेस हैं वो कम है अभी, उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और तीसरा है कि अभी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो अभी नॉर्मल बैंक्स के लेवल पे नहीं पहुंच पाई हैं। और अगर पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि ये हम 1.55 लाख जो डाकखाने हैं उनका इस्तेमाल करके डोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि गांव में अभी तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हो पाया था, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वजह से आजकल गांव में भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो रहा है। और तीसरा पॉजिटिव है कि यहाँ ये जो बैंक है ये पूरे जो पोस्ट ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो अभी आपने इसकी कमियों के बारे में बताया, ठीक है। इसकी कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है? मैम सबसे पहली कमी है कि जितना स्टाफ की जरूरत है उतना स्टाफ रिक्रूटमेंट कर लिया जाए, जिससे कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जो एक्सपेक्टेशन। दूसरा तरीका ये है कि जो भी बैंक जो है अभी एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो 650 ब्रांचेस से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट किया गया था इसे? मैम 2018 में सितंबर फॉर्मली लॉन्च किया गया था। फॉर्मली? जी। मतलब इसके पहले ये था, चल रहा था, लेकिन एक फॉर्मल बेसिस पे सितंबर 2018 में किया गया। यस मैम। कब हुआ था, मतलब मिनिस्ट्री कब ले आई थी इसको? मैम 2017 से इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2 जगह, रांची में और रायपुर में। ओके। अच्छा, आप अपनी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस के बारे में बताइए। मैम 2 स्ट्रेंथ है डेडिकेशन और हार्डवर्क। वीकनेसेस है मैं कभी कभी पेस्ट करना भूल जाता हूँ सुबह, और दूसरी वीकनेसेस है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब सोने के उठने की जल्दी, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ कभी कभी मॉर्निंग में। अच्छा, तो मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, आप एसडीएम बन गया, तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई घटना हो गई, सुबह हो गई, ठीक है, लेकिन आप तो जग ही नहीं पाएंगे, उसको आप फिर कैसे ओवरकम करेंगे? मैम जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं तुरंत वहां पे जाके पहुंचूंगा। इन केस मैं जो सो के उठने की बात कर रहा था वो मैं नॉर्मली बात कर रहा था कि अलार्म से, या फिर नॉर्मल बिना अलार्म के उठने की बात कर रहा था। अच्छा, चलिए। अच्छा, जीरो बजट और जेंडर बजट के बारे में आपने सुना होगा। क्या होते हैं ये दोनों? मैम जीरो बजट होता है कि हम पास्ट को लेके नहीं चलते हैं। पिछले बजट में क्या हुआ था, हम पूरा जीरो बेस से शुरू करते हैं, नई एनालिसिस के बेसिस पे। और जो जेंडर बजटिंग होती है वो बजटिंग वुमेन ओरिएंटेड होती है,
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर स्कीम में कुछ पैसा वुमेन ओरिएंटेशन के लिए रखती है, तो वो अच्छा। सप्लाई हो गई या इलास्टिसिटी हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है जो भी कंट्री लेवल की या वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो गया, एक्सेट्रा। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही लॉ पूरे स्टेट या कंट्री के लिए, और वो सिविल मैटर्स के लिए, कुछ सिविल मैटर्स जो पर्सनल एस्पेक्ट्स में आते हैं, जैसे कि मैरिजेस, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, एक्सेट्रा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए, क्या ये उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो चुका है या फिर अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैम हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। यस। अच्छा, तो आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? मैम हर लॉ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, तो उसके अपने पॉजिटिव्स हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव भी हैं। और जैसे अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो एक रेगुलेशन लाता है जितनी भी जो पर्सनल लॉज है उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पास्ट बैरियर्स को खत्म करने की कोशिश करता है, और दूसरा जो जुडिशरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईज करने की कोशिश करता है और जस्टिस प्रोवाइड करता है। नेगेटिव्स ये हैं कि हम थोड़ा सा जो डाइवर्सिटी है उससे थोड़ा अलग हट के जा रहे हैं। दूसरा है कि जैसे B.R. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन थे, तो उनका ये कहना था कि ये एक वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो अगर ओपिनियन की बात करें तो अभी ये इम्प्लीमेंट होगा, तो आगे जाके कुछ इश्यूज आएंगे तो उसको टैकल किया जा सकता है। अभी आपने बोला इम्प्लीमेंट हो चुका है। कि मतलब मेरा कहने का था कि जैसे जैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन की जो चीजें, जैसे रजिस्ट्रेशन होंगे या कुछ केसेस आएंगे, तब इसके नेगेटिव पॉजिटिव्स अगर कुछ होंगे तो वो जुडिशरी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आगे जाके इसको मॉडिफाई कर सकती है, डिपेंड। मैंने बस आपसे ये पूछा था क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स बताएं। मैं बस आपका यस, नो या हाँ ना में आंसर जानना चाह रही हूँ। आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? मैम सिचुएशन के बेसिस पे है, अगर इस समय सिचुएशन देखेंगे और जैसे उत्तराखंड में हुआ तो मैं करता हूँ उस चीज की सपोर्ट। ओके। अच्छा, ये बताइए, रशिया को यूक्रेन के नाटो का मेंबर बनने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैम सबसे बड़ा इशू है यूक्रेन के साथ कि यूक्रेन की पूरी बाउंड्री जो रशिया से अटैच्ड है। दूसरा इशू ये है कि यूक्रेन अगर नाटो मेंबर बन गया तो रशिया को अप्रीहेंशंस है कि रशिया के बगल में एक जो वेस्ट आर्मी है या वेस्ट ये जो फोर्सेज हैं वो तैनात हो सकती हैं, जो कि रशिया की सॉवरेनिटी पे इशू बन सकता है, क्योंकि रशिया और वेस्ट के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। और ओके। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया पर जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आया है? मैम सबसे इकोनॉमिकली अगर देखें तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का इश्यूज रफ्त होना शुरू हुए हैं। जैसे पहले हम मतलब रशिया ने हमें बीच में डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनके जो एरियाज हैं जिसपे मतलब जो भी कंपनीज है उस पर भी यूएस और वेस्ट सैंक्शंस लगा रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके नुकसान हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। तीसरा, इम्पोर्ट्स जो है वो महंगे हो सकते हैं ये। और अगर पॉलिटिकली देखें तो सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया को कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पे डिलेमा होता है कि किस साइड खड़ा होना है। रशिया एक फ्रेंड है और हमेशा से रहा है इंडिया का, और यूएस से इंडिया अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ द चाइना इशू। ओके। अच्छा, ये बताइएगा, इजराइल और ईरान के वॉर के पीछे का मेन रीजन क्या है? मैम मेन रीजन इजराइल और ईरान के वॉर के पीछे का है कि ईरान जो है वो एक शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी है, तो वो शिया प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, शिया मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इजराइल क्योंकि यूएसए का बहुत इम्पोर्टेंट एलाई है, तो ईरान का यूएस से भी जो है रिलेशन अच्छा नहीं है, साथ में इजराइल से भी नहीं है उसकी वजह से। और तीसरा है पैलेस्टीन इशू
जो कि इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर चली रहती है। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस टाइम अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो हर जगह किसी ना किसी तरीके की वॉर छिड़ी हुई है, भले ही वो सेंट्रल एशिया का कुछ भी हो, तो इस पे ग्लोबल इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है? मैम इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे धीरे धीरे करके जो कॉस्ट प्राइसेस हैं आइटम्स के वो बढ़ रहे हैं। दूसरा जो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरेबियन सी से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया, चाहे रेड सी के थ्रू सुएज कैनाल हो गया, उससे जो ट्रेड है वो बहुत प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइज्ड जो ट्रेड है वो प्रॉब्लम में आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि इससे जो मेन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो खराब होते जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि बीच बीच में इवैक्यूएशंस करने पड़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन से इंडिया को इवैक्यूएट करना पड़ा, पाकिस्तान को करना पड़ा और वेस्ट एशियंस को करना पड़ा, तो उससे भी लोगों की पढ़ाई प्रभावित हुई। तो एक ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो मतलब आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में 3 सबसे बड़े इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए हैं इंडिया में? हम पहला चेंज है कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो बहुत हाई है। दैट मीन्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कंपनीज की भी और वर्ल्ड मार्केट की भी इंडिया से ग्रोथ के लिए। दूसरा है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंडिया पहली बार सिफरी की टॉप 25 की लिस्ट में आया है डिफेंस एक्सपोर्टर में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिकली कि इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। अभी पिछले साल 5% के अराउंड था, जो आरबीआई ने टारगेट रखा है नेक्स्ट ईयर का वो 4.5 के अराउंड। ओके, तो एनजीटी क्या है दिवेश? हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये नॉर्मली जितनी भी क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको डील करता है और अपने डिसीजंस देता है। इसको कब बनाया गया था? मैम 2010 में बनाया गया। अच्छा, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था? मैम कैन आई गेस? हाँ, मैम शायद ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। नहीं, इसको जिस एक्ट के तहत बनाया गया था वो ये एक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से बाहर क्यों आया? मैम उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड थे। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब जो यूएस है, वहां पे लॉबिंग बहुत चलती है। लॉबिंग है? लॉबिंग का मतलब होता है प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं डिसीजन चेंज करने के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए और स्कॉलर्स हो गए। तो ये लॉबिंग जो थी, जो थर्मल पावर प्लांट्स वालों की या फिर कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज की या फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, वो लॉबिंग थी जिसकी वजह से वो ये चाहते थे कि यूएस अकेला उस इम्पैक्ट को ना झेले। ऐसा उनका मानना था कि यूएस ज्यादा इम्पैक्ट ना झेले, इसलिए। ओके, अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? मैम उत्तराखंड को तो पहले पावर प्रोजेक्ट्स का राजा ही कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू द नीड। अच्छा, आप जाके डिजास्टर्स या कुछ और इश्यूज की वजह से उत्तराखंड एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब बाहर से इम्पोर्ट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी यहाँ पे सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसका अभी 10% भी यूटिलाइजमेंट नहीं किया गया। अच्छा, तो अभी आपने बोला कि पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स होते थे, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? कोई डेटा आपने पढ़ा है, कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी है, कुछ याद है? मैम एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे था उत्तराखंड का, उसके बेसिस पे। अच्छा, ये बताइएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट ये क्या है? मैम उत्तराखंड ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एक जगह को, एक नई जगह को एज अ टूरिस्ट एरिया डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है उत्तराखंड का? मतलब हम 78.8%। 78.8%। और टीएफआर क्या है यहाँ पे?
कितना है? 2.3%, 2.3। इंडिया का कितना है? 2%। 2%। और टारगेट क्या है? अगर देखा नॉर्मली जाए पहले तो? टारगेट था 2.1% बिकॉज इट इज अ रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन अब हम उससे नीचे हैं। अब उससे नीचे है हम। ओके। अगर हम बोलें कि हम उससे नीचे हैं, तो ग्लोबली क्या सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड का देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका 2 से भी नीचे आ गया है। हम्म। जैसे चाइना को देख लीजिए, तो चाइना ने अपनी पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स किया है, जो भी उनकी थी पॉलिसी। सिमिलर सिचुएशंस जापान में है, सिमिलर सिचुएशन वेस्ट में है। ओके। अगर आप एसडीएम बन गए और आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हो गई जहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो एज एन एसडीएम आप क्या इनिशिएटिव लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के सेक्स रेशियो को सुधारने के लिए? मैम सबसे पहले मैं जो है वुमेन है उनको अवेयरनेस जनरेशन के लिए मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा वुमेन के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद लेके कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं गर्ल चाइल्ड के। क्योंकि अगर एक बार वुमेन एजुकेटेड होती है तो ये बहुत जगह कहा गया है कि अगर एक बार वुमेन एजुकेटेड है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड मानी जाती है, वो पूरी फैमिली को सुधार सकती है। तो उसको उनको अवेयर कराया जाएगा। दूसरा, फेंटिसाइड्स जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं उस पर प्रॉपर चेक रखा जाएगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए या उनके बेनिफिट्स के लिए, वुमेन बेनिफिट्स के लिए, उनका लाभ पहुंचाया जाएगा लोगों को। चौथा, वुमेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट की तरफ फोकस किया जाएगा। अच्छा दिव्यश, अभी आपने बोला कि विमेन को एजुकेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेयर करना उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं लगता कि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अवेयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर हम बोलते हैं कि सेक्स रेशियो कम है, मतलब कि फीमेल कम है एज कंपेरिजन टू मेल, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हमारी सोसाइटी में मतलब महिलाओं को दोष दिया जाता है कि इन्होंने बेटी पैदा की है, जबकि लोगों को ये पता नहीं है कि बेटी होना है या बेटा होना है, ये तो जो क्रोमोसोम है वो मेल में होता है। तो आपको नहीं लगता है कि सोसाइटी को भी अवेयर करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले? यस। ठीक है। अभी हमने देखा कि नैनीताल में फॉरेस्ट फायर हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है? मैम अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो वहाँ के लोगों की गलत हरकतों की वजह से हुए। जैसे उन्होंने अपने खेतों में आग लगा दी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे फायर जो है वो बढ़ती चली गई और वो फिर अनकंट्रोलेबल हो गई बिकॉज ऑफ द हीट एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, तो अगर हम देखें तो ये मैन मेड है मोस्टली। Yes. मोस्टली मैन मेड है। अच्छा, फॉरेस्ट फायर अभी हमने बोला ये मोस्टली मैन मेड हुआ है नैनीताल में, नेचुरल भी होती है? नेचुरल कैसे होती हैं? मैम नेचुरल लाइटनिंग की वजह से होता है, हीटिंग की वजह से, हीट वेव्स की वजह से होता है, ड्राइनेस की वजह से होता है। ओके, गुड। उत्तराखंड की कुछ रेवेन्यू पॉलिसीज के नाम बताइए। मैम रेवेन्यू पॉलिसीज, सॉरी मैम, कोई बात नहीं। लैंडस्लाइड क्या होता है? मैम लैंडस्लाइड्स होता है मूवमेंट ऑफ द लैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सरफेस। ओके, उत्तराखंड में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होती है, ये बताइए। मैम सबसे पहला रीजन है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयन, तो वो वहाँ पे जो बेस है उनका वो बहुत अभी उतना ज्यादा प्रॉपरली रॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दूसरा है स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप्स है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होता है वो हैवी रेनफॉल, उसकी वजह से वो लैंडस्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट। चौथा है हैवी टनलिंग एंड माइनिंग। ओके, उत्तराखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी फीमेल की कोई पोस्टिंग हुई हो या फिर किसी पोस्ट पे फीमेल बैठी हो जहां पे पहले कभी कोई फीमेल बैठी ही नहीं, ऐसे नाम बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट हटा दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट का नाम बता दीजिए, तो ऐसे जहां पे पहली बार किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है
मैम एक तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हम्म, रितु बहारी जी है, हम्म, और दूसरा उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी है। क्या नाम है उनका? सॉरी मैम, याद नहीं आ रहा अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फीमेल एम्पावरमेंट है बहुत कम है, मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है, तो आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे? मैम। इकोनॉमिकली देखें तो वुमेन को एसएचजी से लिंक करूंगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके थ्रू उनको उनका बैंक लिंकेज करवा के उनके जो भी बिजनेसेस वो करना चाहती हैं या जो वहाँ पॉसिबिलिटीज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा पॉलिटिकली देखें तो क्योंकि अब उत्तराखंड ने 50% रिजर्वेशन कर दिया है, तो वुमेन में अवेयरनेस जनरेशन करवाऊंगा तो उन पर ये बेनिफिट है उस चीज़ के लिए। तीसरा एजुकेशन में देखें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, जॉब्स हो या फिर एजुकेशन हो उत्तराखंड की वुमेन के लिए, तो उसके लिए अवेयरनेस जनरेशन करवाई जाएगी। चौथा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के लिए जेंडर जो नॉर्मली वुमेन बाहर या गर्ल्स बाहर निकलने से डरती हैं किसी टाइम के बाद, तो कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर उनके लिए एक प्रॉपर अवेलेबल नंबर दिलवाया जाएगा कि वो सिक्योर रहें। ओके। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है, तो आर्टिकल 39B है उसमें शामिल, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो क्या है ये आर्टिकल 39B? 39B है मैम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज अच्छा, ऑफ द कंट्री। ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं दिव्येश जी? मैम, प्रिपरेशन, प्रोहिबिशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ अ डिजास्टर, देन आफ्टर द डिजास्टर relief, rehabilitation and resettlement of the people. That whole comprises of disaster management. ओके, और उत्तराखंड में कैसा है ये? मैम, उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत हद तक बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आर्मी हो, जो भी फोर्सेस हो, जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, वो किसी न किसी तरीके से हर पूरी कोशिश करते हैं कि डिजास्टर को रोका जाए या फिर जो भी उसके इम्पैक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। ओके। अभी वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्या है ये जजमेंट? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। दूसरा, उसने बस अगले पोलिंग अगले इलेक्शन से 2 नई चीजें इंट्रोड्यूस करी है। पहली नई चीज है कि जो सिंबल एलोकेटिंग यूनिट होता है वीवीपैट के लिए, उसको प्रिजर्व रखा जाएगा रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 45 डेज के बाद। और दूसरा दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो सेकंड या थर्ड आएंगे, उन पे पूरा मौका होगा कि वो लोग जाके अगर उनको लगता है कि ईवीएम में इशू है तो वो एक एप्लीकेशन देके ईवीएम को चेक करवा सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा, लेकिन उसका जो भी खर्चा होगा चेकिंग का वो उनको खुद ही बियर करना पड़ेगा। ओके। उत्तराखंड के 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स का आप नाम बताइए। मैम, सबसे पहले है फूलदेही फेस्टिवल, दूसरा हरेला फेस्टिवल, तीसरा है कुंभ। कुंभ, ओके। अच्छा, उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ और एक नया स्टेट बना? 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल ये न्यू स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, आपने बोला है एज उत्तरांचल, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड इसका नाम कब पड़ा और क्यों पड़ा? 1 जनवरी 2007 से इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए पड़ा क्योंकि मैम जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसे खंड के नाम से ही नाम दिया गया है। जैसे केदार खंड हो गया इसका एक पार्ट, मनस खंड हो गया, ये सब चीजें, तो उसके बेसिस पे इसको उत्तराखंड दिया गया। ओके। इन्फ्लेशन क्या होता है दिव्येश जी, और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? इन्फ्लेशन होता है मैम जनरल राइज इन प्राइसेस। इसके कंट्रोल करने के लिए 2 एरियाज को टैकल करना होता है। एक होते हैं सप्लाई साइड फैक्टर्स, एक होते हैं डिमांड साइड फैक्टर्स। ओके। अच्छा, इस टाइम कितना इन्फ्लेशन है अभी आपने बताया था? मैम, कैन आई गेस अप्रोक्सीमेटली 5%। अप्रोक्सीमेटली 5%, श्योर है? मैम, मतलब आप गेस कर रहे approximately हैं? है। ओके, चलिए ठीक है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में था, क्या है ये? मैम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से गवर्नमेंट ने जो नॉन मुस्लिम्स हैं या फिर कह लीजिए जो माइनॉरिटीज हैं 3 कंट्रीज की,
पाकिस्तान, हम्म, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, हम्म, उनको उनके जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए थे, हम्म। उनको इंडियन सिटीजनशिप देने का प्रावधान दिया गया है उसमें। अच्छा, चलिए। ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज रिकवरी लॉ क्या है ये? मैम, इसमें ये किया गया है, ये जो अभी हल्द्वानी में इंसिडेंट हुआ था, हम्म, उसके बाद ये लॉ उत्तराखंड में आया, और इसमें ये किया गया है कि जो भी डैमेजेस होंगे प्रॉपर्टी के, या जो भी मिसक्रेंट्स इसको करेंगे, तो ये उनसे पैसे वसूले जाएंगे उसके, अच्छा। उनसे पूरा डैमेज हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करें चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज करें। तो आपको क्या लगता है इससे कितना कंट्रोल किया जा सकता है चीजों को? मैम, इससे पॉजिटिव फैक्टर इसके ये हैं कि इससे लोगों को अंदर से थोड़ा सा डर रहेगा, या जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो यूथ होते हैं, जिनको गलत डायरेक्शन में भड़काया जाता है, वो ये सब काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा उसको ना करने का। अच्छा, तो आप ये बताइए, अगर आप मान लीजिए आप डीएसपी हैं और आपके सर्कल में पब्लिक सड़कों पर उतर गई है किसी भी कारणवश, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट कर रही है, पब्लिक और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डैमेज कर रही है, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? कैसे प्रोटेस्ट को रोकेंगे? हम सबसे पहले वहां जाऊंगा, वहां जाके जो भी इंसिडेंटली वहां जो हो रहा होगा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, चाहे स्पीकर लगा के, या फिर जहां पे भी जरूरत हुई वहां पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल करके, और उनके थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी, और उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की जाएगी, और उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका बैठ के निदान किया जा सकता है। इसको करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, और दूसरी बात, वैसे भी अब एक लॉ फोर्स में है कि अगर आप ज्यादा नुकसान करेंगे तो आपको ही उसको भरना है। और चौथा, जब सब लास्ट में कुछ भी लोग नहीं समझेंगे इस चीज से, तो फिर जो भी लॉ के हिसाब से एक्शंस होंगे, चाहे फोर्स हो या आंसू गैस हो, जो भी हो, वो फिर इस्तेमाल की जाएगी। ओके, अच्छा ये बताइए, 4 धाम योजना क्या है? मैम, 4 धाम योजना में एक हाईवे बनाया जा रहा है 889 किलोमीटर्स का अप्रोक्सीमेटली, जो कि दिल्ली देहरादून हाईवे को कनेक्ट करेगा इंडिया चाइना बॉर्डर से। इसमें 4 धाम को इंक्लूड किया गया है, जो कि छोटे 4 धाम से नाम फेमस है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। उसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके रोड के चारों तरफ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को, रिक्रिएशनल से लेकर रेस्टिंग फैसिलिटीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। उससे जॉब क्रिएट होंगी और टूरिस्ट का इंक्लूजन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा, 1909 एक्ट पढ़ा होगा आपने मॉडर्न इंडिया में, क्या है ये? मैम, 1909 एक्ट को मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स के नाम से फेमस है। इसका मेन फैक्टर ये था, जिसकी वजह से ये फेमस है, वो है कि इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड की गई थी। दूसरा, इसमें एक्सपेंशन किया गया था लेजिस्लेचर का, चाहे सेंट्रल हो और एग्जीक्यूटिव, और फिर लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन किया गया। ओके, पंचप्रयाग कौन से हैं दिव्येश, और सीक्वेंस वाइज उनका नाम बताइए। मैम, पंचप्रयाग सबसे पहले मेन अलकनंदा रिवर जो है, वो जहाँ दूसरी रिवर्स को ज्वाइन होती है मेन को, उनको पंचप्रयाग में डाला जाता है। सबसे पहला विष्णु प्रयाग है, दूसरा जो है वो नंद प्रयाग है, तीसरा जो है वो रुद्र प्रयाग है, चौथा है एक देव प्रयाग में, सॉरी मैम, 5वां याद नहीं आ रहा, और शायद ये सीक्वेंस बनी है। हाँ, मैंने सीक्वेंस पूरी कोशिश की, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं, कर्ण प्रयाग, हाँ, कर्ण प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग लास्ट है, विष्णु प्रयाग फर्स्ट है, ये मुझे आइडिया है। बीच वाले में थोड़ा सा सीक्वेंसेशन, उसके पहले रुद्र प्रयाग है। सॉरी, कोई बात नहीं, उसको कर लीजिएगा। चिपको मूवमेंट किसने और क्यों शुरू किया था? मैम, चिपको मूवमेंट की जो मेन जो उनके बोले जाते हैं, जो मेन पार्ट है उनका, वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। और ये मेनली शुरू किया गया था ट्रीज को बचाने के लिए।
ट्रीज को वो लोग जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था डेवलपमेंट के लिए, उसको रोकने के लिए ये चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रीज को काट रहा था। ओके, चलिए ठीक है देवेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।